ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਏਡੀ ਕੁ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹੂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो सब तो पहला आप स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है जी बहुत बहुत सारे चैनल। धन्यवाद जी साहिब सिंह जी, नमस्कार आप सबको जी। आया ना डॉक्टर साहब ठीक हो? एकदम बढ़िया जी, चढ़ती कला। अच्छा शुरू करिए फिर। हाँ जी, तैयार हो? तैयार है 24 घंटे तैयार ही रहते हैं जी जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਣਖੀ DNA ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ है? साहिब सिंह भाई जी, एक तो जो नशे वाली बात अगर रह जाए तो मुझे याद दिलाना, मैं इस पर पूरा करूँगा ज़रूर जी। दूसरी बात जो आपने पहली बात बोली थी कि पंजाब का जो फ़र्द है उसमें से, पंजाब की फ़र्द में से सिंह शब्द जो है वो हटता जा रहा है। अगर पंजाब को देखा जाए कि पंजाब कितना बड़ा है तो पाकिस्तान भी पंजाब में ही आ जाएगा सारा का सारा, अफ़गानिस्तान भी पंजाब के एरिया में ही आ जाएगा जी, और इधर पूरा हरियाणा पंजाब आ जाएगा, और सहारनपुर का, शामली का और ये एरिया भी पंजाब में ही आएगा। मतलब अगर आपको देखना है, यही चीज़ जो बंगाल के साथ हुई, यानी बंगाल से जो हिस्सा कटा, जिसको फिर बाद में जो है बांग्लादेश अलग देश बनाया, जो बांग्लादेश जो वो भी बंगाल से ही कट के गया, मतलब भारत से ही। हम इस खेल को मैं थोड़ा सा समझ रहा था कि पंजाब और बंगाल के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक कैसे हुआ, और ये अटैक का हिस्सा ये कैसे कैसे इन लोगों ने चेंज किया इस खेल को। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो आए उस वक्त कलकत्ता के रास्ते थे अंग्रेज़ जो थे, और बाद में जो शुरुआत हुई क्रांति की, वो जब इधर से आते हैं तो बंगाल से वो पंजाब से होती है, और जब उस साइड से आते हैं कलकत्ता साइड से तो बंगाल से होती है। तो जो सबसे ताकतवर दो कौमें थी, बंगाली और पंजाबी, इनको तोड़ना पड़ेगा अगर उनको भारत पे राज करना है। तो ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगर आपने इन दोनों को नहीं तोड़ा तो बात नहीं बनेगी। बंगाली अपने आप में उसकी अलग कैरेक्टर, उस पर जब हम बात करेंगे तो अलग आ गया। पंजाबी का कैरेक्टर एक है कि पंजाबी जो DNA है वो, देखिए, हर एक जीव जंतु का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से बनता है। कोई ठंडे इलाके का जीव है, कोई पानी का जीव है, कोई गर्म इलाके का है, कोई पानी के नज़दीक का है, कोई दूर का है। ये जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जो मैंने पंजाब बोला, क्योंकि जब मैं पंजाब बोलूँगा तो आप हरियाणा को इंक्लूड समझ लीजिए। उन्होंने बेशक इसको भाषा के नाम पर तोड़ा, पर मुझे किसी हरियाणवी और पंजाबी की जो बेसिक जो शरीर का स्ट्रक्चर, उसकी बातचीत का स्ट्रक्चर, उसका लड़ने का स्ट्रक्चर, उसका दूसरी चीज़ों का लहजा मैंने बदला नहीं देखा। वो अपने पुरखों के लिए जो सम्मान और जिस तरह की चीज़, जैसा लहजा पंजाबी का है वही हरियाणवी का है। तो मैंने हरियाणा और पंजाब को अलग करके नहीं देखा है, इसलिए जब मैं पंजाब बोल रहा हूँ तो उसको हरियाणा को इंक्लूड करके देख लीजिएगा। ये ऐसा इलाका है जहाँ टॉप की ठंड भी पड़ती है और टॉप की गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी खूब हो जाती है और वनस्पतियां भी सारी मिलती हैं। गायें भी सारी टाइप की हैं, छोटे कद की भी, बड़े कद की भी, ज़्यादा दूध देने वाले भी, कम दूध देने वाले भी, फुर्तीली भी, लड़ाकू भी, सारी टाइप की है उसके अंदर।
तो जिस तरह का अन्न हम लोग खा रहे हैं, और मोटा अनाज है खाने में, हमारा जो ये गेहूं और चावल हमको दिया गया ना, ये थोपा गया, ये हमारा अनाज नहीं है। खाना जो है वो ये है, ओरिजिनल खाना है, पशुधन अपना है, जंगल का स्ट्रक्चर अपना है, उसी के आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, और उस खान पान की वजह से शरीर में लड़ाकापन है, मतलब उसे लड़ना है। सिंपल सी बात मैं आपको अगर एक भाषा में बोलूं, हरियाणवी और पंजाबी को लड़ने से मतलब है, उसके सामने कोई ना कोई लड़ने के लिए चाहिए, उसका काम ही उसका डीएनए में है वो सब कुछ। अगर वो दुश्मन से नहीं लड़ेगा तो वो अपने ही समाज से लड़ने लग जाएगा, समाज में नहीं लड़ेगा तो वो घर में लड़ना शुरू कर देगा। उसने लड़ना है, वो लड़ने का डीएनए है उसका, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो बनावट है, उसके जो बना है वो इसीलिए बना है। तो यहीं से एंट्री होती है। अगर पूरे भारत पर, अगर दिल्ली पर राज करना है और अफगानिस्तान के रास्ते किसी आक्रांता को आना है तो इसी रास्ते आना है। तो हमें लड़ने के लिए खूब मतलब योद्धे मिलते रहे और कारण भी मिलते रहे। अंग्रेजों ने स्ट्रक्चर को समझा कि ये लोग हथियारों से नहीं काबू आएंगे, इनको काबू करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। किसी भी आदमी को अगर कमजोर करना है ना, मैं जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब, एक कोट पढ़ रहा था। जॉर्ज ऑरवेल अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं सभी लोगों के लिए कि जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी किताब है, उस किताब का नाम है 1984। देखो कमाल की बात है कि एक आदमी 1984 नाम की किताब 1948 में लिख के गया है ना। और वो 1948 में जब उसने किताब लिखी तो 1949 में प्रकाशित होने के कुछ दिन के बाद वो मर गया, रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तो जो आज चल रहा है वो जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 अपनी किताब में लिख दिया था। उसमें 84 से सिख जो है वो अपने दंगों की तरफ दिमाग जाता है, ध्यान जाता है, वो नहीं है, उसमें दंगे की बात नहीं है। लेकिन वो दंगे क्यों हुए थे, वो रूट कॉज, मतलब उसके पीछे का जो रूट कॉज है और जो आपको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी इस किताब के अंदर। किताब का नाम 1984 है, बस 1984 मतलब ऐसा करके। तो आप कहीं भी अमेजन वगैरह पे अब आजकल मिल जाती है। पहले बीच में ये गायब हो गई थी सिस्टम से, अब दोबारा से जब रिसर्च करने वाले लोगों ने इसको खोजा तो फिर से दोबारा छपने शुरू हो गई है। जॉर्ज ऑरवेल की एक कोट है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कमजोर करना है उसका इतिहास गायब कर दो। एग्जैक्टली यही हुआ था। ये बात बाबा नानक को भी पता थी, गुरु गोविंद सिंह को भी पता थी, जितने गुरु थे सबको पता थी। उन्होंने ऐसा कल्चर डेवलप किया कि हमारी नई पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले। उन्होंने ऐसे संगत का अरेंजमेंट किया कि भाई तुमको ये पर्व मनाना ही मनाना है, तुमको इस तरह से इकट्ठा होना ही होना है, इस इकट्ठे होकर के तुमको यहाँ अपनी सेवा देनी ही देनी है, तुमको अपना जो उनके नियम उन्होंने धारण किए और लोगों को बताया कि आने वाले वक्त में भी जब मानवता के ऊपर कहीं भी अटैक होगा तो ये जो नानक के पुत्र हैं ये ही सबसे आगे आकर लड़ेंगे। अगर कहीं शीश देने की बात आएगी तो गुरु गोविंद सिंह के पूत ही आगे आके सामने वाले का शीश भी यही काटेंगे और अपना शीश भी तेग बहादुर के पुत्र ही देंगे। अब ये बात उनको पता थी तो इन्होंने कहा कि इनका इतिहास गायब करना पड़ेगा। और इतिहास गायब करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसकी दिनचर्या से उसको गायब कर दो। और दिनचर्या में आज आपका बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है और वहां पर वो A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना और C फॉर कैट पढ़ता है। तो वहाँ मतलब G फॉर गुरु गोविंद सिंह थोड़ी पढ़ाया जाएगा, G फॉर गुरु थोड़ी पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर गुरु गोविंद साहिब का तो जाप होगा नहीं, वहाँ तो वो अपनी ओ गॉड वाले थ्योरीज पे चलेंगे वो तो। अब उन्होंने देखा कि एक ये कर दो, फिर साथ में समाज के लिए लड़ने वाले जो लोग दिखाई दें और जिस तरह से खड़े होते वो, मतलब आधी रात को भी खड़े होने वाले लोगों को मतलब इस तरह से प्रचारित कर दो जैसे सरदारों के नाम पर मतलब चुटकुले बना दो। अब क्या है कि देखो पति पत्नी के नाम पर भी जब परिवार तोड़ने हैं तो पति पत्नी के नाम पर चुटकुले बनेंगे और जब सरदार तोड़ना है तो सरदारी पे चुटकुला बनेगा। तो जो अगली पीढ़ी है, जो बच्चा नया है, जो नया सिख बना है, अभी पगड़ी बांधनी शुरू की है, 10-12 साल की उम्र है,
उसको कोई दूसरी कौम का कोई आदमी आकर के अटैक कर दे इसलिए क्योंकि तू सरदार है, उसे थोड़ी पता है कि मेरे सिख होने का क्या, मेरे पास गौरवशाली मेरा इतिहास क्या है। लेकिन वो तो उस मोमेंट पे देख रहा है कि मुझे पिंच किया जा रहा है, मेरे को टॉन्ट कसा जा रहा है, तो वो आकर के अपनी सिक्खी की निशानी छोड़ना शुरू करेगा सबसे पहले। अब आपने निशानी छोड़ना शुरू करी, उनका पहला पैतरा फिट हो गया, बढ़िया हो गया। दूसरा, अब ये मेहनतकश लोग हैं, ये अगर उधर नहीं लड़ते हैं तो ये जोटे से लड़ने शुरू कर देते हैं। मान लो दुश्मन नहीं मिलेगा तो जोटों से लड़ेंगे। तो ये अपने गांव में ही ऐसे, चल भाई कुश्ती, अब इनके खेल क्या है, कुश्ती है, वो भी उसी तरह से लड़ने वाला है कबड्डी में। मतलब ये अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। तो अब इनको फिर दूसरा रास्ता क्या है कि इतिहास गायब कर दिया, पढ़ाई गायब कर दी, दिनचर्या गायब कर दी, अब इनके खेल गायब करने हैं। तो खेल कैसे गायब करें, ये तो खेत में सारा दिन लगे रहते हैं, वही नानक की दी हुई शिक्षा को पूरा करते हैं, किरत के ऊपर पूरा फोकस है। तो इनको तोड़ने के लिए तो भाई फिर इनके हाथ में स्क्रीन पकड़ानी पड़ेगी, खाली करना पड़ेगा। खाली करने का रास्ता है कि मशीन दे दो, मशीन काम कर देगी। जो टाइम खाली होगा, खाली टाइम में अब खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान आपके घर में एंट्री कर जाएगा जैसे ही आपके बच्चे के पास खाली दिमाग होगा। और खाली दिमाग होकर के आपके बच्चे को दे दी जाएगी स्क्रीन, और स्क्रीन में जो उनको दिखाया जाएगा, छोटे बच्चे को नहीं पता है कि ये फिक्शन है, ये काल्पनिक है, ये पैसा कमाने का जरिया है, ये कंपनियों का प्रोपेगेंडा। उसको तो ऐसा लगता है कि जो चल रहा है वही सच है, क्योंकि आपके मम्मी पापा किताब से देख, इधर देख, ये पिक्चर है, ऐसा होता है, एप्पल ऐसी होती है, बस ऐसी होती है, उसने नहीं देखी है तो चिड़िया नहीं देखी है तो इसमें देख, इसमें नहीं देखता है तो गूगल पे देख, गूगल पे नहीं देखता है तो इंटरनेट पे देख, वीडियो में देख। तो जब उन चीजों के ऊपर आपने उसका ट्रस्ट जमा दिया कि वो चीज में जो है वैसा होता है, तो जो फिल्मों में होता है वो भी होता है। फिर वो वहीं से आप अपना पूरा गेम समझ लेंगे। अब आपको खेतों में अगर काम करते हो तो खेत के लिए लड़ना चालू करोगे, जमीन को कभी छोड़ोगे नहीं। तो खेत से भगाना पड़ेगा इसका बच्चा, खेत से भगाने के लिए किसान को तोड़ना पड़ेगा, खेती से जुड़े आदमी की बेइज्जती करनी पड़ेगी। तो फिल्मों में आया कि सरदार का बेटा शहर में पढ़ता था, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में, उसका पिता जो किसान है वो उससे मिलने के लिए आता है, वो दोस्तों के साथ बैठा है, और वो जब उसको दूर से देखता है कि किसानी के कपड़े पहना है, तो वो अपने दोस्तों के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसको जानता नहीं है, जैसे उसका पिता नहीं है, वो उसका नौकर या कोई ऐसी चीज है। अब जो बच्चा उस वीडियो को देख रहा है ना, जो उस फिल्म को देख रहा है, उससे तो ऐसा ही लगेगा कि मैं भी यार बाबूजी हूँ, फिल्मों में चंडीगढ़ घूमता हूँ लंडी जीप में, तो मेरा तो टौर अलग है, और ये यार खेती करने वाला आदमी जो खुद ही कह रहा है सुबह से लेकर शाम तक खेतों में कुछ नहीं रखा, किसान ही तो खुद कह रहा है ना अपने बच्चे को कि जो हम कर रहे हैं ये काम जो है इज्जत का नहीं है, तुझे तो कुछ इज्जत का करना है। तो बच्चे को तुसी नहीं करनी, कुछ और करना है। तो अब किसान ने पहले अपने बेटे को अपने से काट दिया, फिर उसने उस जमीन से काट दिया, फिर अपने सिक्खी से काट दिया, फिर अपने इतिहास से काट दिया, फिर गुरुओं से काट दिया, फिर उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा इंटरनेट, दोस्त, लफाड़ीबाजी, बियर की बोतल, या सूखा नशा, या चिट्टा, या फिर जो मिलेगा उसे। भाई जो असल चीज थी, जो जड़ थी, वो तो आपने काट दी। अब वो पौधा वो उसको ग्रो करना है, उसको पोषण नीचे से नहीं मिलेगा तो जहां से मिलेगा उसको। अब पौधे को जड़ आप कलम करते हो ना, दूसरे पौधे पर कलम करते हो, तो वो वहां से लेगा ना। तो आपने क्या करा, अपने आड़ों की जड़ काट के और इधर कलम कर दिया चंडीगढ़ में, आपने कलम कर दिया कनाडा में, आपने कलम कर दिया अमेरिका में, और वो कलम करके वहीं से लेगा पोषण। वो यहां से क्यों लेगा भाई? वो क्यों आपकी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ेगा? जब जमीन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो जिनको ये लड़ाई लड़नी है, जिनको पता है कि कंट्रोल करने के लिए जमीन पर काबू होना बहुत जरूरी है, खाने पे और पानी पे कंट्रोल होना जरूरी है, तो पहले पंजाब का खाना और पानी बर्बाद करना पड़ेगा। अब अगले नंबर पे खाना बर्बाद करने के लिए इनकी थाली में जहर डाल दो, जिसको पेस्टिसाइड का जहर बोल दो, डीएपी यूरिया का जहर बोल दो, और पानी के अंदर फैक्ट्रियों का जहर डाल दो। जिस नाम पे, जिन 5 नदियों के नाम पर पंजाब को पंजाब कहते हैं, जिनकी पवित्रता की सौगंध खाई जाती है, उन्हीं नदियों को खत्म कर दो, खराब कर दो, पंजाब पंजाब रहेगा ही नहीं। जब 5 नदियां ही नहीं रहेंगी,
जब उनकी पवित्रता ही नहीं रहेगी, जब गुरु ही नहीं बचेंगे, जब गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं बचेगा तो उसको तोड़ दो। जो थोड़ी बहुत बचेंगे, पंथों के नाम पर कुछ पॉलिटिशियंस खड़े कर दो, कुछ ग्रुप इकट्ठे कर दो, जिसमें बहुत बड़ा खेल खेला प्रकाश सिंह बादल के जरिए इन लोगों ने, क्योंकि वो पंथ के नाम पर आया था। शिरोमणि अकाली दल जो बनी थी वो अकाल तख्त के, ऐसा लगता था कि जैसे ये अकाल तख्त के आदेश पर बनी है, ऐसा लगता था जैसे ये सिक्खी को बचाने के लिए आए हैं। और प्रकाश सिंह बादल ने ऐसा काफी काम किया भी इस दिशा में, लेकिन औलाद निकम्मी निकल आई। सुखबीर बादल ने पूरा जबा के तबाह किया इसको। जो मजीठिया के खिलाफ जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, अब वो आरोपों में हालांकि उसने माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ बहुत अच्छे से। इस गेम के अंदर उन्होंने देख लिया कि पंजाब में अगर कानून, मतलब ये केस तो इतने लंबे चलेंगे, तारीखें इस हिसाब से हो जाएंगी कि वो रोज़ हर तारीख पे बुलाया करेंगे, टाइम ख़राब होगा, इससे अच्छा माफ़ी मांग के पीछा छुड़ा लो। अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, इधर से मजीठिया जो है चिट्टे में फ्री हो गया कि भाई आरोप से बरी हो गया, और तो कोई आरोप था नहीं उसके ऊपर। दूसरी किसी नेता की औकात बची नहीं फिर आरोप लगाने की, जिसकी लब बची है वो लोग ठोक देते हैं। तो अब जो जवानी बर्बाद करने के फिर 2-3 रास्ते बचे, या तो इसको शबाब में डुबो दो या शराब में डुबो दो। जो शराब और शबाब से नहीं डूबे तो भाई उसको सूखे चिट्टे से डुबो दो, और जो उससे भी बचा रह जाए उसे विदेश भेज दो। अब आपके पास कोई बचा ही नहीं आपकी लड़ाई लड़ने वाला, तो बड़े आराम से फिर पंजाब को काबू किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बिहार से सस्ते मजदूर बुला दो, फिर उन मजदूरों की एक कॉलोनी बसा दो, फिर उनके आधार कार्ड बना दो, फिर उनके वोटर कार्ड बना दो, फिर उनके राशन कार्ड बना दो, फिर उनको वहाँ का नागरिक बना दो, फिर उनकी वोट बना दो, फिर चुनाव में उनका एक एमसी जिता दो। अब कई जगह तो आपके गांव में, सरदारों के गांव में बिहारी जो है सरपंच बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है और पूरे सिस्टम से चलता है, बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है। और ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लोग बचाने निकलते हैं ना, आप और मैं, अगर मतलब मैं तो चलो हरियाणवी हो गया, 2 सिख बैठ के बात करने लगेंगे ना कि बचाना है सिक्खी को, और चलेंगे, जब तक वो जगाने की प्रक्रिया में रहेंगे। जैसे ही समाज से थोड़ा सम्मान मिलना शुरू होगा, लड़ाई हो जाएगी। बीच में तेरे को कैसे बिठा लिया, अखबार में तेरा फोटो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, तेरा नाम आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, पैसे सारे तू खा गया, तो तेरे को सारी चौधर चाहिए, तो मतलब फिर वो चालू हो जाएगा। क्यों? लड़ने वाले लोग हैं, दुश्मन जो है वो छुपा हुआ है, और वो असली और वो गेम क्या खेलता है, आपके दिमाग में उसे सिर्फ डाउट का बीज ही तो बोना है। यार मेरे को लगता है कि साहिब सिंह कुछ गड़बड़ कर रहा है, भाई इतना ही तो कहना है भाई को, ठीक है ना, कि साहिब गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? मैं आया था मेरे पास एक बार, लेकिन देख मैं कहूंगा नहीं यार, देख मैं सारी बात नहीं कह सकता, तुम लोगों की क्यों लड़ाई बजवाऊं मैं, इतना सा कह दो यार। वो दिमाग में साहब इसका मतलब वो फोन पे मैं बुला रहा था उस दिन, इसलिए नहीं आया वो, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और अपने ही लोगों के बीच में आपको फिर मतलब इस तरह से उलझा देंगे कि आप फिर वो जो लड़ाई चले थे दुश्मन से लड़ने के लिए, आप अपने ही लोगों से लड़ने लग जाओगे। क्योंकि अकाली दल ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। उस टाइम पे मैंने देखा है, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी भी थी मेरी, और तो मैं पॉलिटिशियंस के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। राजा वीरभद्र के लिए भी हमने काम किया, यहाँ तक कि अमित शाह की टीम के साथ भी हमने काम किया है दिल्ली में। अरविंद की टीम हो, अरविंद केजरीवाल की, फिर इधर से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पुराने जो है उनके, और आपके पंजाब में भी खूब किया। तो पंजाब में मैंने खेल देखा था। मैं क्योंकि ये सारा घुमा के मैं पंजाब पे इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो मैं उस खेल में देख रहा हूँ कि जैसे हम जब सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वो बंदा क्या बोल रहा है, अकालिया ने तो सारा नू वोट पानी नहीं, मैं क्यों होया कि वो साले टिंडे वाले ने, तो टिंडे वाले, वो टिंडा किनू कहते हैं, वो टिंडा होने के वो ईख की जो वो ट्राली होती है ना, और उस पर जो गांठ मार रस्सी बांधते हैं और वो बीच में वो किला फंसा देंगे हैं, उन्हें टिंडा कहते हैं। बोला वो है बोला साले ना उत्ते जान देने ना थल्ले जान देंगे, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ 5 ਘਰ ਨੇ, 2 ਘਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, 1 ਘਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ, ਫਿਰ 1 ਘਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ।
उन दो घरां दे अगे गली बना दी, इस घर ते आगे बनाती, और दो कांग्रेसी छड़ते, कहते पहले अकाली ज्वाइन करो फिर करांगे। अच्छा जे रोड़ा पाओगे तो पर्चा दर्ज करा देना। वो आपस में सिखों को उस गली में से ही गली वालों को लड़ा दिया, क्योंकि वो उस अकाली वाली जो सरकार है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि अकालियों की सरकार जो पंजाब में है उसका थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हमारे हरियाणा में चौटालाज की फैमिली से मिलता है। उसका कल्चर जो है ना, यानी जो बादल सरकार का जो कल्चर है वो चौटाला सरकार से मिलता है। वहां वर्कर को ताकत मिलती है, वर्कर भी लोकल है, पार्टी भी लोकल है, प्रादेशिक पार्टी है, तो रीजनल पार्टी के जो वर्कर हैं वो पर्सनली जानते हैं मुख्यमंत्री को, तो थोड़ा सा टॉर में रहते हैं। उस वजह से एसएचओ से कह के पर्चा वर्चा कराना और छुड़वाना, वो दलाली वो थोड़ी आसान हो जाती है उनकी आपस में। उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने सिक्खी बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए नहीं किया, उल्टा आपस में एक दूसरे को तंग करने के लिए किया। यानी वो जो पावर जो मिली थी, जिसका फायदा वो अपने पंथ को, अपने सिखिज्म को, अपने पंजाब को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो नहीं कर पाए दुर्भाग्य से। और इसी वजह से आपकी ज़मीनों के ऊपर से ये जो सिंह शब्द है ये धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि आपका खाना भी दूषित हो गया है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा होएगा मन उसके बाद उसके हिसाब से ही आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो कोशिका है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करती है। और जो दिमाग का स्ट्रक्चर और कोशिका का स्ट्रक्चर यानी कि आपका डीएनए फिर इसी तरीके से धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। और फिर आप लड़ने की बजाय फिर आप 5 किलो अनाज लेने के लिए फिर आप सड़क पे खड़े मिलोगे। सुबह सुबह मुझे बड़ा दुख होता है, मैं जब हरियाणा में निकलता हूँ और जब कोटे का राशन लेने वाले लोगों को देखता हूँ, तो जो अपने आप को ज़मींदार और अमीर और अपने आप को बड्डे को हंदे हैं, वो रात को राशन लेके आते हैं, फ्री वाला ना, लुट के लेके आते हैं। और जो डिक्लेयर गरीब हैं, जो डिक्लेयर ही है कि उन्होंने तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो अपना मोटरसाइकिल पर जाकर लेके, बुलेट पे भी लेके आते हैं वो कई बार, तो मतलब बोरी से भर के लेके आते हैं। पंजाब जाई सी भी एक बंदा मेरे ख्याल है, वो कहंदे सी भी ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 2 किलो वाली कणक लेके आया। हाँ, बहुत है, मतलब आपकी नीयत को खराब कर दो ना यार। ये अपनी जो विरासत है, मैं जहाँ तक मतलब अपने आप को जब मैं देखता हूँ और मैं जब इस कल्चर से जब मैं रूबरू होता हूँ और मैं महसूस करता हूँ, तो मुझे मेरे दादाजी की बात याद आती है। तो मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे, मैंने जैसे कई बार उनसे मैं पूछता था, मैं कहा दादा कोई गुरु मंत्र दो, ऐसा करके वो छोटी छोटी बातों में गुरु मंत्र दिया करते थे। तो वो इन्होंने एक दिन गुरु मंत्र दिया कि मुझे बोला कि आपा जो है ना इस कल्चर के हैं, इस कल्चर के नहीं है, तो ध्यान रखना बस इस बात को कि तुमने हाथ फैलाने नहीं है, तुमने देना है, मतलब हाथ तुम्हारा ऐसे रहना चाहिए। और वो मतलब दात्या दी कौम को मंगती कौम बना दिया। इस फ्री की जो फ्री बिजली माफ़ कर दो, सब्सिडी, क्योंकि आपके खून में ना भीख है। जब किसान को खेत में डालने के लिए यूरिया डीएपी सब्सिडी मिलेगी तो सब्सिडी भीख है। जब आपको फ्री में बिजली मिल रही है तो वो भीख है। जब आपको किसी भी चीज़ पर सब्सिडी मिल रही है, चाहे आपके सिलेंडर पे मिल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल पर मिल रही है, तो वो भीख है। तो भिखारी आदमी मतलब जो है वो समाज बचाने की, देश बचाने की, कौम बचाने की, सिक्खी बचाने की लड़ाई कैसे लड़ लेगा? मुझे तो नहीं समझ में आता। मानवता की लड़ाई मांगने वाला आदमी लड़ लेगा, वो तो देने वाला आदमी, वो तो ऐसी चीज जो अपना सर तक देने के लिए तैयार रहता ना, वो आदमी लड़ सकता है ये लड़ाई, मंगते नहीं लड़ सकते। तो मतलब अगर इसको बचाने का रास्ता है तो पहले वो आ जाओ जो देना चाहते हैं, जो सर भी देना चाहते हैं, अदरवाइज ਮੰਗਤੋਂ के भरोसे तो कैसी की लड़ाई जीत जाएगी। अच्छा, ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ कि ਸਾਨੂੰ किस तरह ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो साहिब सिंह भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ कि ये धरती जो है नपुती तो नहीं हो सकती। मतलब कहीं ना कहीं तो गुरु गोबिंद सिंह बैठे ही होंगे, कहीं तो बाबा नानक होगा, कहीं तो कोई सूरमा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग वो किसकी इंतज़ार कर रहा है या किस समय का इंतज़ार है हमें नहीं पता। देखो, क्योंकि उस दौर में जो लड़ने वाले लोग थे, चाहे आप सरदार भगत सिंह की बात करो, चाहे आप गुरु नानक देव जी की बात कर लो ना, आप उस वक्त में कौन सा उनको कोई गुरु कहता था? जब वो समाज को जगाने निकले थे,
जब वो अपना भ्रमण करने निकले थे और जब वो अपना सब लुटाया करते थे जनता के ऊपर, भूखे के ऊपर, गरीब के ऊपर, तो तब उनको अप्रिशिएट थोड़ी किया जाता था। या जिस वक्त भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहा है, उस वक्त थोड़ी ना उसको क्रांतिकारी की नजर से देखा जा रहा है, उस वक्त तो अपराधी की नजर से देखा जा रहा है। तो आज भी आपके पंजाब में देखो कौन है जो पानी बचाने की बात कर रहा है, देखो कौन है जो अनाज बचाने की बात कर रहा है, देखो कौन है जो अपनी भाषा बचाने की बात कर रहा है, कौन है जो अगली पीढ़ी का डीएनए बचाने की बात कर रहा है, कौन है जो आपके खाने को बता रहा है इस खाने के अंदर क्या है जिसकी वजह से आपका डीएनए खराब हो रहा है, कौन है जो आपकी शिक्षा के अंदर पंजाबी के लिए, पंजाबियत के लिए लड़ रहा है, आपकी विरासत के लिए, आपके विरसे के लिए लड़ रहा है, कौन है जो आपकी पगड़ी के लिए लड़ रहा है, कौन है जो कंगे के लिए, कड़े के लिए, जो किस आपके जो 5 का है उनके लिए कौन लड़ रहा है, आप उसको देखो। 5 नदियों के लिए कौन लड़ रहा है। वो जो आदमी होगा, जो उस विरासत का होगा, वो किसी खेत में पड़े केंचुए के मरने से भी दुखी होगा, तो उसे आपके खेत में पेस्टिसाइड और यूरिया, डीएपी ये रसायन डालने से दिक्कत होगी। उसे दिक्कत होगी जब फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो जमीनों के अंदर रिवर्स बोर करके डाला जाएगा। उसे दिक्कत होगी जब वो देखेगा कि मेरी इस कौम की जो अगली पीढ़ी है वो अपनी कौम को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी मादरे वतन को छोड़कर जा रही है लड़ने की बजाय, उसको बचाने की बजाय। वो उस बात से दुखी होगा कि नई पीढ़ी ये कह रही है कि इस देश में कुछ नहीं रखा, तो वो वहां पैदा नहीं कर रही है बल्कि वहां भाग रही है भिखमंगों की तरह जहां कुछ रखा है। वो उसको ठीक नहीं कर रहा है बल्कि दौड़ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई तो होगा, मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी नहीं है। तो जो भी ऐसी आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को, कोई एक चीज को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई दूसरी चीज को बचाने की, कोई आदिवासी को बचाने की, कोई जंगल को बचाने की, कोई पानी को बचाने की, कोई जमीन को बचाने की, जल जंगल जमीन जानवर किसी चीज को बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं। मैंने देखे हैं आपके पंजाब में बहुत से योद्धे ऐसे जो बीज बचाने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, जिन्होंने जो गौ संवर्धन, गौवंश को बचाने के लिए पूरा जिंदगी लगा दी है। मैं एक साथी थे अपने, शायद बूटा सिंह जी उनका नाम है, उधर है वो, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन मैं मिला था उनसे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके ऊपर लगा दिया है कि इसी तरह से ऑर्गेनिक खेती को किस तरह से बचाया जाए। और मतलब कई सारे लोग हैं, मेरे पास डायरियों में नोट पड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस वक्त उन लोगों को इकट्ठा भी किया जाएगा। उनसे वो बल्कि छुप के गौवंश को छुप के बचा रहे हैं। बोले मैंने सरकार के यहाँ रजिस्टर नहीं कराया अपने नंदी, क्योंकि सरकार कह रही है तुमको हर नंदी पे हम 1 लाख रुपया देंगे साल का, महीने का 10,000। तो मैंने कहा बदले में वो तुमको बोलेंगे नंदी को इंजेक्शन लगवा लो उनके वाला, क्योंकि वो सारा खेल डीएनए का ही है। एक बार शरीर में कुछ केमिकल डालना है बस उनको, वो चाहे बच्चे का पैदा होते ही डाल दो, चाहे जानवर को पैदा होते ही बछड़े को डाल दो, कट्टे को डाल दो, जैसे मर्जी। तो वो जो बीज में ही डाल के देते हैं खेत वाले अनाज में, तो मैं समझता हूँ कि वो जो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जल जंगल जमीन जानवर नदी पानी बिजली जंगल, इन सबको तो वो ढूंढने होंगे। और मुझे लगता है ऐसे माँ के पूत जो हैं वो मिलेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। हाँ, टोटल फ्रॉड भी है, फ्रॉड भी है, फ्रॉड भी है। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ समझाओ। मेरी एक किताब रखी है, इधर रखी है, राजेंद्र पकड़ाना जरा, ये नीचे रखी है उसके। मैं आपको बताता हूँ, एक किताब लिखी है हमने, जो घनश्याम वर्मा जी हैं जिनकी वो रिसर्च है, उस रिसर्च में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है इस पूरी कहानी को। ये किताब है, इस किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन जी। ये लगभग 235 पन्ने की किताब है। इस 325 सॉरी, तो 325 पन्नों में हमने ये कुछ दस्तावेज हैं, ये आरटीआईज हैं जी। और ये आरटीआईज हैं और ये कानून हैं, और ये कुछ मैं आपको ये ग्राफ्स भी हैं, ये भी बताऊंगा आपको क्या है। अभी आगे आप शायद अपनी चर्चा में इसका जिक्र हो जाएगा जी। और ये एक्सप्लेनेशन है।
कि क्या आरबीआई है। ये देखो, ये अधिनियम जितने हैं ये सारे एक्ट, पेपर करेंसी एक्ट 1882, एक्ट 22 ऑफ 1899, कॉइनेज एक्ट 1906, एक्ट 6 ऑफ 1926, फिर ये आरटीआईज के द्वारा मांगा गया, फिर ये रुपए का कूटकरण, और ये सारी चीज़ें हमने इस किताब के अंदर एक्सप्लेन की हुई है जी। और इसका जो मूल सोर्स है वो है आरबीआई के आर्काइव से लाए हुए दस्तावेज। ओके, सिरे तो वहीं से, मतलब जो अब वहीं से अगर कोई डॉक्यूमेंट आ गया उसको आप कैसे नकारोगे। और उन्होंने सर्टिफाई करके दिया हुआ है, सर्टिफाइड कॉपीज अपने पास अवेलेबल हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि टुकड़ों में हमने सवाल पूछा और सामने वो रख दिया, आप बता दो उसका मतलब क्या है। जैसे पहला सवाल ये है कि आप बता दो कि जो जेब में आपके नोट है, बैंक नोट है, कोई भी आपके पास पड़ा होगा, कोई 50-100 रुपए का, वो दूसरी किताब दे वहाँ रखिए, इसके अंदर जो स्पाइरल है ना उसके नीचे रखिए एक किताब। ये मैं इसीलिए उस किताब की तरफ इशारा किया था। हाँ बस ये ऊपर से हाँ बस ये चली गई उधर। अच्छा, स्पाइरल के नीचे यार, स्पाइरल के नीचे रखी है। हाँ ये रही तो ये मैंने इसलिए इसमें थोड़ा साफ रखा है, ये थोड़ी डिजिटल प्रिंट वाली है। तो मैं आपको जो कह रहा था कि जो रुपया आपके पास है, सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि वो कोई भी नोट आपके पास हो उसमें चल जाएगा। अब ये 500 रुपये का नोट है ना, एक नोट है 500 रुपये के अलावा ये तो नोट है जो आपके पास है, ये आज वाला नोट है। ये नोट है पुराने वाले, ये तो चलो आज़ाद हिंद बैंक के थे, दूसरे नोट थे पुराने जो हमारे पास। उनके आपके पास पुराने नोट की कोई कॉपी होगी, ये रहा 1 रुपया। चलो हाँ, ये 10 रुपये का नोट है पुराना, ये तो आपने भी देखा होगा। हाँ, है ना। और फिर ये आरटीआई है, इसका मैं जिक्र बताऊंगा अभी आपको। अभी इसके ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, मेरा ये काला बैग पकड़ाना, मैं आपको चलते रहने दो, कोई बात नहीं वीडियो। तो ये हाँ, इसका मतलब ये है कि ये वचन है, कागज है ये, कि मैं आपको 500 रुपये अदा करने का वचन दे रहा हूँ। टोकन दे दिया 500 रुपये, भाई मैं दूंगा, ये वाला टोकन मुझे दे देना तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा 500 रुपये। हाँ, ये टोकन दिखा के आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। हाँ। फिर मैं एक दूसरी चीज़ देता हूँ आपको कि आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना कि क्या ये सही है कि गलत है। ये तो हो गया जी 500 रुपये का टोकन। फिर इसके अंदर या आप ये 1 रुपया देखो जरा, इस पे भी कहीं प्रॉमिस लिखा हुआ है क्या? उसको जरा सोच के देख के बताओ। नहीं, इस पे नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ भाई जी? भाई अगर इसका मतलब ये है कि ये इस पे लिखा हुआ है 1 रुपया खाली। हाँ, देखो इस पे भी 1 रुपया है, कोई वचन दी गल नहीं है, कोई वचन नहीं है, है ना। इसका मतलब इस पे वचन नहीं है तो मतलब ये 1 रुपया ही है। हाँ, ये जेन्युइन 1 रुपया है, मतलब 1 रुपया है। इसके ऊपर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ लिखा भारत, इस पे दिखाओ कहाँ है भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा। अच्छा, इस पे भारत लिखने में इनकी शाही खत्म होती है क्या? अगर ये भारत का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो इस पे शाही कम लगती ज्यादा लगती? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो लिखा है दो जगह, एक जगह अंग्रेजी में, एक जगह हिंदी में। बिल्कुल नहीं लिखा। और इस पे फिर प्रॉमिस कर दिया, इसको भी रुपया लिख देते, 500 रुपया लिख देते। क्यों कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं? इस पे 500 रुपया लिखने में क्या तकलीफ है बताओ? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप 1 रुपये, जैसे 1 रुपये पे 1 रुपया लिख दिया, इस पे 500 रुपया लिख देते तुम। बोलते कि यही 500 रुपया है। बिल्कुल, ये कोई टोकन नहीं है 500 का, ये 500 पे यही है, ऐसा कह देते। लेकिन वो कह रहे ना, ये तो नोट है, इसका मतलब 500 रुपया कुछ और है। भाई अगर कागज ही रुपया है, अगर आपने ये छाप दिया, ये 500 रुपए में चलता है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। तो फिर ये 500 रुपए लिखने में क्या तकलीफ है आपको? इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये ही 500 रुपया है। मेरे पॉइंट को जो भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सिर्फ इतना बता दो कि इस पे 500 रुपए का प्रॉमिस लिखने की बजाय सिर्फ 500 रुपए लिख देते तो क्या दिक्कत थी? लेकिन
उन लोगों को पता है वो कागज में नहीं कभी भी मार खाते, वो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए वो आपको जानकारी का अभाव में रखते हैं। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि रुपया क्या है, 500 रुपया क्या है। ये भी 1 रुपया नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये भी 1 रुपए का लीगल टेंडर ही है। ये भी 1 रुपए का नोट है, और ये नोट भारत सरकार छापती है, और ये नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। हाँ। दोनों में फर्क है। इसका मतलब भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में होते हैं कि सरकार में होते हैं भाई साहब? कंपनी में होते हैं। तो कंपनी है मतलब कोई निजी तो कंपनी है। कंपनी जो है वो सरकार चलाती है कभी? नो। सरकार के, आपके पास आरबीआई के एक्ट होंगे, आपके पास पूरे दस्तावेज होंगे, जो भी भाई पढ़ता लिखता रिसर्च करता है एक बार पता करो, भारत सरकार या केंद्र सरकार या पार्लियामेंट में बैठा एक भी मंत्रालय का आदमी, वित्त मंत्रालय, एक सिंगल नोट भी मंत्रालय अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता जब तक भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वो नोट ना आ जाए। यानी उनकी सिफारिश पर ही निर्णय होते हैं, और वो सिफारिश पे निर्णय किसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठा है पता है आपको? आनंद महिंद्रा, नंदन नीलकेणी, नारायण मूर्ति। ओके। वो तय करेंगे कि आपके कौन से नोट छपेंगे, कितना साइज होगा, कितने छपेंगे, किस हिसाब से चलेगा। तो आपका है कि उनका है, ये तो आप तय करो। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। ये तो एक गलती हो गई, एक नोट आपका था, इसका मतलब इनमें से एक नोट मेरा था, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और गलती के ऊपर। ये 5 रुपए का नोट है, इसके ऊपर भी एक प्रॉमिस लिखा हुआ है। ये नोट भी देखा होगा आपने पक्का अपने जीवन में। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है प्रॉमिस में, आप इसको पढ़ के बताओ जरा। पीछे लिखा है इधर, आई प्रॉमिस, ये रहा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड ऑफ सम 5 रुपीस। और नीचे भी लिखा है एक लाइन, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। हाँ, इस पे कहाँ है बताओ, कहीं पे भी लिखा हो? इस पे लिखा हो आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, सिर्फ अंग्रेजी में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीस। ठीक है। अब एक जरा गौर से बताओ, इसका मतलब इस नोट पे लिखा प्रॉमिस और इस नोट पे लिखा प्रॉमिस अलग अलग है। अलग अलग है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये प्रॉमिस किसने बदला? पहली बात तो प्रॉमिस का मतलब होता है एफिडेविट। एफिडेविट, बिल्कुल। एफिडेविट किसने बदला? गवर्नर ने बदला या किसी और ने बदला? कानूनन आप अपना एफिडेविट नहीं बदल सकते, बिल्कुल। किसी और का तो छोड़ो आप, बड़ा पंगा हो जाएगा। इसका मतलब गवर्नर अपना एफिडेविट नहीं बदल सकता, कोई और भी गवर्नर का एफिडेविट नहीं बदल सकता। अगर किसी ने बदल दिया तो उनमें से कौन से वाला एफिडेविट फर्जी होएगा? बाद वाला कि पहले वाला? बाद वाला होएगा, पहले वाला ओरिजिनल होगा। तो ये बाद में जो ये बना एफिडेविट, ये फर्जी है। इसका मतलब ये तो हमने आरबीआई से पूछा कि किसी को गवर्नर का एफिडेविट बदलने की पावर है और किस कानून के तहत है, संविधान में कहां अंकित है, ये बताओ। कहीं नहीं है। जब कहीं किसी को बदलने की पावर ही नहीं है तो किसने बदला और क्यों बदला, और बदल दिया तो बाद वाला फर्जी है। तो जितने रुपए नए आज के पास आपकी जेब में है उन सब पे नए वाला प्रॉमिस लिखा हुआ है, पुराना वाला प्रॉमिस ये कब से चेंज हुआ? 1968 में। गांधी की तस्वीर लगानी चालू करी थी, लोगों को लगा गांधी आ गया है तो नोट असली होगा। वो आपके ही बीच के आदमी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को जो वैक्सीन लगाने का जो जिम्मा उठाया वो नरेंद्र मोदी ने उठाया, तो जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, हाँ, तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं तो गलत थोड़ी ना कह रहे होंगे, ठुकवा लो भैया। अब जब मोदी जी के कहने, मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर तो कांग्रेस वाले नहीं लगवाएंगे, फिर राहुल गांधी भी चिल्लाने लग गया कि लगाओ भाई लगाओ, फटाफट लगाओ। फिर कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कह रहा है तो लगवाओ। जब देखा कि फिर इसका मतलब आम आदमी पार्टी वाले नहीं कहेंगे तो फिर अरविंद से कहलवा दिया, फिर वो भी कहने लगा, अरविंद केजरीवाल भी कि लगवाओ भाई लगवाओ। फिर ममता ने भी कह दिया लगवाओ भाई लगवाओ। फिर अखिलेश यादव बोला थोड़ा सा, और वो चौधरी का बेटा अजीत सिंह का बेटा बोला जयंत, उसने कुछ खिलाफत में बोला था, पता नहीं क्या हुआ रात को, अगले दिन बोला नहीं नहीं लगवाओ। पहले दिन बोल रहा है नहीं लगवा, नहीं, अगले दिन बोल रहा है लगवाओ। चलो वो तो इंजेक्शन है तो लगवाना ही पैना चाहिए। क्यों लगवाना पैना चाहिए? यही तो समझना है आपको खेल। ये शरीर आपका है कि उनका है? तो उनको दे दोगे आप? क्यों दे दिए? तो दिया ना, वैक्सीन लगवाने के लिए दे दोगे।
शरीर देना है आपको, राशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसे के लिए शरीर कौन सौंपता है? आपकी नीयत खराब करनी है ना उनको। आपको भिखारी की नीयत बनाई पहले, मैंने आपको कहा सब्सिडी भीख है। मान लो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਖੋਲਣ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ नहीं लेंगे। उनके बाप का है ऑफिस, उनके बाप की है जमीन, उनका वो मालिक है इस धरती के, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ मालिक है। धक्के नाल ना, धक्के नाल आपने धक्का चलने दिया तो उनका चल गया। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ तो अगले कुछ भी कह दो, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? निहंग सिख, वो देखो कैसे कैसे गया था ना, आया कोई एक भी बढ़ा के। हाँ वैसे वो एक अलग कांसेप्ट है भी, वो निहंग सिंह अलग क्यों कॉन्सेप्ट है? आदमी नहीं है वो, उसका शरीर आपसे अलग है, डबल है, 4 गुना है, उतना ही है जितना आपका है। आपसे छोटा और पतला भी हो सकता है, पर उसके आगे तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? एटीट्यूड ही होना तो इस लेवल का है। तो आपके एटीट्यूड होने में क्या दिक्कत है फिर? अगर एटीट्यूड से बात बनती है तो आपको एटीट्यूड वैसा लाने में क्या दिक्कत है? होंदा ही नहीं हैगा वो किसी को। क्या 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 कारण है इसका? मतलब एटीट्यूड, इसका मतलब एटीट्यूड नहीं है, कुछ हो रहा है। वो क्या है? कोई कुछ है उन्हां कोले हो जा भी, कोई ताकत है उन्हां कोले हो जी, क्योंकि समझ रहे हो इस चीज, क्योंकि शायद उनको ओरिजिनल चीज पता हो। देखो हालांकि मैं इस धर्म ਨਾਲ रिलेट करदा, पर निहंग सिखां दी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ शायद ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता है भाई। ये आपको बताई ही नहीं जाएगी ना। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब इसका मतलब, जब इस पे वादा लिख दिया तो इसका मतलब नए वाले नोट तो हो गए नकली। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि इस 500 रुपए के नोट पर 500 रुपए का वादा लिखने की क्या जरूरत थी अगर वो इसके ऊपर 500 रुपए ही लिख देते तो? क्योंकि उनको पता था कि रुपया ये नहीं होता है, रुपया कुछ और होता है। असल में जब हमने पूछा, सरकार से पूछा कि असल में रुपया क्या होता है वो हमको बताओ, तो वो कह रही है कि भाई रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया होती है। कैसे 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 कैसे? हाँ आपको तो कभी बताया ही नहीं गया ना। असल में जो असली जो लाइन है वो ये है कि रुपए में मौजूद सोना ही रुपया है। अच्छा, 1 रुपए की कीमत ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ सोना तय करेगा? सोना नहीं तय करेगा, रुपए में सोने की मात्रा ही रुपया है। ओके, यानी उसमें सोना है तो रुपया है, सोना नहीं तो रुपया नहीं। बिल्कुल। और ये आपके पुरखे बताया करते थे कि सरकार के पास जितना सोना होता है वो उतने ही नोट छाप सकती है। तो कितने सोने के बदले कितने नोट छाप सकती है ये किसी ने नहीं बताया आपको आज तक, ये किताब बताएगी आपको। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आजकल सोने के बदले नोट नहीं छपते, तो फिर भाई किसके बदले छपते हैं? भाई बताना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं कि किसके बदले छपते हैं। अब हम उनसे अगर पूछने चले जाएं कि चलो एक काम कर लेते हैं, कब से हटे ये सोने के बदले नोट छापने? वो बोले, कोई कहता है 90s में छपे हट गए थे, कोई कहता है 70 में छप गए हटने के थे। मैंने कहा चलो कभी हट गए होंगे, किसी ना किसी कानून के तहत ही हटने चाहिए, या ऐਵੇਂ हटा दो कोई भी, कुछ ना कुछ तो किसी को वो हटाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और किसी के पास उसकी पावर होनी चाहिए और कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। तो क्या वो कानून बनाने का अधिकार उस आदमी के पास था जिसने वो बदला? तो आरटीआई का जवाब कहता है कि ना तो किसी को रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ की परमिशन है, ना ही कोई इस रुपए के मानक को छेड़ सकता है, ना ही कोई इसको बदल सकता है, और जिसने भी बदला है उसको अधिकार ही नहीं है वो कानून बनाने का जिसने वो कानून बनाया है। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़े पद्धर का फ्रॉड हो गया। तो आपके दादाजी तो खेत में काम कर रहे थे, उनको क्या पता वहाँ क्या बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं। गांव में कोई ऐसा वकील पैदा हुआ ही नहीं जो समझा दे, कोई टीचर ऐसा हुआ ही नहीं जो रुपया समझा दे, जो बता दे कि असली रुपया क्या है, रुपये के नोट कैसे छपते हैं, तुम लोगों की पूंजी कैसे हड़पी जाती है, कैसे। अब किसी के पास एक बोरी ट्रक भर के नोट छाप दे, अगर मान लो आरबीआई में बैठा नंदन नीलकेणी बैठा है और मोदी को बुला के इधर हाथ कंधे पे हाथ रखे, बोले मोदी बापू इधर आ, छोटे इधर आ। तो ये तो क्योंकि उद्योगपति तो नेता को कुत्ते की तरह बोलते हैं ना, तो बोलते हैं इधर आ पप्पी इधर आ,
वो एक ट्रक नोट छाप के दे, इधर उधर जाके जमीन लेनी है, वो 2 करोड़ का किला कर देंगे, 4 करोड़ का कर देंगे, क्या है छाप दो जितने मर्जी, क्या दिक्कत है, की चक्कर है यार, किसान थोड़ा चौड़ा होके दे देता आज। उस किसान से पूछो तो सही, तूने 2 करोड़ का किला बेचा था, उसी किले को 2 करोड़ में लेके दिखा तू अगले दिन। ऐसा कैसे हो गया यार, वो 2 करोड़ रात को, किला तो नहीं बढ़ा, और रबड़ थोड़ी है कि वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा पैदावार थोड़ी देने लग जाएगा। उसमें ऐसा क्या पैदा हो रहा है कि 2 करोड़ का बिक रहा है, बता तो दे। और भाई जिसके पास जमीन है वो तो जमीन कह रहा है जमीन में कुछ नहीं रखा, और उद्योगपति जिसके पास रोज 10,000 करोड़ रुपए छापने की मशीन लगी है, जिसके पास फैक्ट्रियां लगी है, जो सब कुछ छाप सकता है, उसको जमीन चाहिए आपकी। यार जिसके पास पहले से सब कुछ है उसको आपकी जमीन चाहिए, तो जमीन उससे कीमती है, तभी तो चाहिए, वरना जो उसके पास है वो थोड़ा है क्या? अडानी के पास जो पहले से है वो थोड़ा है क्या? कुछ तो खास है हमारी, कुछ तो जमीन में है ना, वो उससे कीमती है जितना पैसा वो आपको दे रहा है। भाई साहब आप 2 रुपए की मिर्ची के ऊपर लड़ लेता है बंदा सब्जी लेते हुए, क्या पता अपनी बीवी के लिए 2 लाख का हार लेके आया हो, और नीचे सब्जी लेते हुए कहता है धनिया तो तूने थोड़ा डाला, और धनिया पे सारा बेईमाना कर देता है। उसको लगता है कि पैसे की वैल्यू नहीं मिली उसे। तो वो कोई दुकानदार या कोई बड़ा बिजनेसमैन आपकी जमीन को अगर 50 करोड़ में खरीद रहा है, तो इसका मतलब आपकी जमीन 50 करोड़ से ज्यादा की थी, तो 50 करोड़ में खरीद रहा है। कुछ खास था वो किसी को नहीं पता। तो जो रुपया है वो किसी को नहीं पता। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, इस चैलेंज भी नहीं किया अब तक। किया, दुनिया ने किया, जिसने चैलेंज किया उसी को मार देते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को मार दिया ना, अपने लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया ना, बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया तो इंदिरा गांधी को मार दिया ना। इंदिरा गांधी को सरदारों ने थोड़ी मारा था, बताया जाता है ना भाई साहब। 2 एक पंथ से पॉलिटिशियन एक तीर से 2 निशाने खेलता है। इंदिरा गांधी को मारने के लिए सरदारों के इमोशंस का इस्तेमाल कर लो। आप एक बात बताओ, आपके यहाँ ट्रक ड्राइवर होते हैं खूब, सरदारों में ट्रक ड्राइवर खूब होते हैं, बंदा मर जाए ट्रक ड्राइवर पे ट्रक से, सरदार क्या करेगा? बिहार के पिछले पूर्वी इलाके से गरीब से परिवार को पकड़ेगा, उसको बोलेगा तेरे घर 15,000 रुपया महीना तनख्वाह पहुंचती रहेगी तेरी, तूने जेल काट के आनी है मेरे बदले में। होते हैं कि नहीं ऐसे केस? होते हैं ना। इसका मतलब जिसको भी आप पहले से ही इंदिरा गांधी से नफरत करते हो, ठीक है, पहले से ही करते हो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार में हरमिंदर साहब पे अटैक कर दिया। अब हरमिंदर साहब पे अटैक सरदारों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब एक सरदार को वो आकर के कहते हैं साला इसका काम करना पड़ेगा, ठीक है, करेगा। अब पहले से गुस्सा है उसके अंदर, तेरे परिवार की, तेरे घर की जिम्मेदारी हमारी, ये ले इतने पैसे खाते में, इतने पैसे इस खाते, या जो भी तेरे को चाहिए बता। अरे पैसों के बिना करेंगे तो फिर रास्ता दो। रास्ता क्या, तेरे को अंदर ही भिजवा देते हैं उसकी सिक्योरिटी में, फिर करवा, या उससे मिलवा देते हैं तेरे को, उससे मिलवा, क्योंकि कितना मुश्किल है भाई उनके लिए जो इतना बड़ा गेम खेलते हैं। तो आपके इमोशंस का इस्तेमाल किया गया अपना मतलब निकालने के लिए। आई बात समझ में? सरदारों ने नहीं मारा इंदिरा गांधी को, सरदारों का वहां पे सरदारों का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ वो पगड़ी थी उसका इस्तेमाल किया गया, और जिनके ऊपर गर्व करते थे सरदार, उन्हीं को फिर संता बनता बना के पेश कर दिया उन लोगों ने, उनके ऊपर चुटकुले बना दिए था। और उस पूरे के पूरे, अब आप बेइज्जती जिस चीज से होती हो फिर आप उनका नाम लेना बंद कर दोगे, जिस पे गर्व उनको करना था, तो उधर से वो भी गायब हो गए, हिस्ट्री से, इतिहास से गायब हो गए वो, और कारण भी गायब हो गया। और आपको कारण नजर आ रहा है ये, लेकिन असल कारण ये था कि उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वो बैंकों के उस चल रहे उस पूरे खेल को, पूरे प्राइवेटाइज पूरे गेम को जो इंदिरा गांधी ने किया, वो बदलने में इतना टाइम लग गया उनको। अच्छा, आज जा करके प्राइवेट होने लगा पूरी तरह से। पूरा HDFC के पास सारा पैसा चला गया, ICICI के पास चला गया, एक्सिस के पास चला गया। अब मुश्किल से उन्होंने वो नेशनलाइज बैंकों से पैसा उठा करके इधर ट्रांसफर करने लगे हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। अब सरकारी बैंकों पे ताले लगने लगे हैं, जिनको आप सरकारी कहते हो, वो भी प्राइवेट ही है असल में। मतलब अब वो ताले लग के लोगों के पैसे हजम होने शुरू हुए हैं। लेकिन बात अभी भी वही है कि पहली बात, रुपए का स्टैंडर्ड बदलने का अधिकार उनके पास नहीं था। दूसरा, रुपए का अंदर सोना कितना है ये किसी को नहीं पता है। आज भी
पेपर करेंसी एक्ट 1882 के मुताबिक आपका एक मोहर 15 रुपए की है, एक मोहर 15 रुपए की, और एक मोहर 15 रुपए की है, उसके हिसाब से आपके 15 रुपए को 1 तोला सोना में रखते हो, 11.664 ग्राम सोना, तो 1 रुपए की जो कीमत बनती है वो 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना बनती है। इसका मतलब आप जो मेहनत करते हो और जो कमाते हो वो आप सोने में कमाते हो, और आपको कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है। और निहंग सिख को इस सच्चाई का पता है, इसलिए उसके आगे कोई बोलता नहीं है। अच्छा, उनको इतनी बड़ी सच्चाई कहाँ से पता है? उस एंगल से नहीं पता जिस एंगल से मैं कह रहा हूँ। उनको वो अलग एंगल से पता है। अलग एंगल से कैसे पता है? उनको ये पता है कि इस धरती पर कुछ भी ऊर्जा के बिना चलता नहीं है। शरीर को चलने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? रोटी से। रोटी कहाँ से आएगी? खेत से। खेत में क्या होगा? फसल। फसल कहाँ से लेगी ऊर्जा? जमीन से। जमीन, सिर्फ जमीन से काम चल जाएगा? पानी भी चाहिएगा। जमीन की कीमत है कोई? पानी की कोई कीमत है? हवा से मिलेगा नाइट्रोजन वगैरह, उसकी कीमत है? सूरज से धूप मिलेगी, उसकी कोई कीमत है? यानी ऊर्जा जो मिलती है वो प्रकृति देती है और पौधे को देती है, और पौधे की ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं और आपस में एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। और क्योंकि हम अपनी ऊर्जा का व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रकृति के अंडर काम करते हैं, इसलिए हम गुरु गोविंद सिंह की संतान है, इसीलिए हम केवल प्रकृति के नियमों को मानते हैं, और जो प्रकृति के नियमों को मानता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। हाँ, अकाल के अंडर चलते हैं। हाँ, यही बात बोलते हैं ना वो लोग। वही बोलते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारा लीडर कौन है? अकाल। हाँ, क्योंकि मेरी सारी ऊर्जा वहां से आती है, तुम मुझे कुछ नहीं देते हो। ये कहते हैं नहीं, तुमको पैदा होने से पहले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अब वो ये कहेंगे कि इतने लाख में इतने लोग मरते थे, हमने तुम्हारे बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू करी, तब से तुम्हारे बच्चे जीना शुरू किए, इसलिए तुम्हारी जिंदगी हमारी है। इसलिए वो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी जिंदगी हमारी है, क्योंकि वो तुमको अनाज फ्री का देते हैं, क्योंकि वो सब्सिडी देते हैं, क्योंकि वो तुमको बिजली दे रहे हैं, क्योंकि वो तुमको सब चीज दे रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि ये हमारा है और तुम इस पर चलते हो और तुम इसको यूज करते हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी पर हमारा अधिकार है, इसलिए तुम्हें उनके अंडर काम करना पड़ता है। निहंग उनके कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि निहंग ऊर्जा पर विश्वास करते हैं, वो अकाल के हिसाब से चलते हैं। आप जिस दिन, गांव वाले जिस दिन अपने आप अपनी पूरी जिंदगी को जंगल, पानी, जल, जंगल, जमीन, जानवर और खेत और अकाल के आधार पर जीना शुरू कर देंगे, उस दिन उनके ऊपर सारे कानून लगने बंद हो जाएंगे। जिस दिन, जब तक आपके गांव में व्यापार नहीं था, जब आप सब कुछ लेन देन आपका व्यापार से नहीं था, मतलब अपने आप नियम बने हुए थे, कुदरती नियम से था कि तेरा भी पेट भरना चाहिए, मेरा भी भरना चाहिए। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं उगाता था, जब वो सबके लिए उगा रहा है, जब चमार अपने लिए नहीं बना रहा है, सबके लिए सब्जी बना रहा है, जूती बना रहा है, जब नाई सिर्फ अपने बाल नहीं काट रहा है, पूरे गांव के काट रहा है, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आके पड़ जाए, कोई आके खेल जाए, कोई आके ले जाए, कोई आके तोड़ जाए, कोई बाग में घुस जाए, कोई कुछ ही कर ले, कोई दिक्कत ना हो, तब आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। और ये बात निहंग को पता है, इसीलिए उनके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता है। दुनिया का, उनके पास AK-47 होगी, कोई पुलिस वाले की औकात नहीं है वो उससे उस हथियार का लाइसेंस पूछ ले, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो भी कमर्शियल है, क्योंकि रोड पर चलना है। वो कह रहे हैं आप पैसा कमाते हो इस रोड पर चलकर, इसलिए आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। निहंग से लेके दिखाओ ना, निहंग क्या कहेगा? मेरे पुरखों की जमीन है, तुमने इस पे बनाने की परमिशन मेरे पुरखों से कब ली, पहले ये दिखाओ। वो खुद ही उनसे पूछने लग जाता है, वो कहते बाबा तू जा। निहंग उनसे सवाल पूछता है कि तेरे को परमिशन किसने दी? जिस दिन गांव के बच्चे को ये पता चल गया तेरे पुरखों की जमीन है, ये व्यापारी आए हुए हैं तुमको लूटने के लिए, तुमको पूछना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या हो गई हमसे पैसे लेने की। उस दिन ये भागेंगे भाई। ये नॉलेज हर एक बंदे के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। इनके पास नॉलेज है, और हमको क्या A फॉर एप्पल याद कराने लगा देते हैं। हमारे वाले बच्चों को सारा कचरा पढ़ाना चालू कर देते हैं। हम वाले क्या कहते हैं? नौकरी मिलेगी, नौकर बनेगा बंदा। क्या करके नौकर बनेगा? जब अपनी जिंदगी के 30 साल इनकी दी हुई किताबों में रट्टे मारता रहेगा, जिसमें ना जिंदगी जीने का सलीका है, ना परमात्मा है, ना अध्यात्म है, ना भाईचारा है, ना गांव है, ना गुरु है, ना कुछ है, जिसमें रोटी खाने की भी
समझ नहीं देती जो किताबें, वो किताबें हमारे बच्चे को 30-30 साल पढ़ने को दे देते हैं, और फिर जब वो पेपर पास नहीं कर पाता, जो होना ही नहीं है 99.9% का, फिर कहते हैं बच्चा निकम्मा है। उसको डायरेक्शन ही गलत दे रहे हैं, शुरू से परवरिश ही गलत दे रहे हैं, काम ही गलत दे रहे हैं, शिक्षा ही गलत दे रहे हैं। स्कूल सारे स्कूल इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सारे जज इन पे काम कर रहे हैं, सारे पुलिस वाले इस पे काम कर रहे हैं, सब इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव के आदमी को समझ ही नहीं है। शायद एशियन रॉक्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें 3 शब्द हैं, नया, फिर विश्व और फिर व्यवस्था। ये नई विश्व की व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसमें ये सबको एक जैसा लाना चाहते हैं। इस सबको एक जैसा बनाने में सरदार सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए। वो कैसे? सिक्खी क्यों चलती नहीं, वो तो कहते हैं अपन तो जो गुरु ग्रंथ साहिब कहेगा अपन तो वहां से चलेंगे, अपन तो जो गुरु कहेगा वो वहां चलेंगे, अकाल जहां से कहेगा वहां से चलेंगे। तो वो अकाल से चल रहे हैं, वो कहते हैं हमारे कानून से चलो। बोले तुम्हारे कानून से कौन चले? तो पहले सिक्खी को खत्म करना पड़ेगा अगर करना है तो। इसीलिए जो ये खालिस्तान का मुद्दे को वो लोग भड़काते हैं, इसीलिए जाट नॉन जाट किया जाता है, इसीलिए सरदार और जाटों की लड़ाई बजवाई जाएगी, इसीलिए मतलब हमारे खिलाफ ये पानी का मुद्दा ले आएंगे, SYL का ले आएंगे जानबूझ के। मतलब पब्लिक को क्या मतलब SYL से भाई? पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, ये सारा मीडिया और पॉलिटिशियंस का प्रोपेगेंडा है। तो मतलब ये सारी व्यवस्था को लाने में हमारे पुरखे इनके आगे अड़ते हैं, हमारे और आपके पुरखे अड़ रहे हैं। ये उन्होंने हमारे पुरखों को खत्म किए बिना, हमारी विरासत को खत्म किए बिना, हमारी सिक्खी को खत्म किए बिना ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं ला सकते, क्योंकि तब भी यही अड़े थे इनके आगे व्यवस्था में, सबसे आगे राज करने में, और आज भी यही करे। तो आज इनको खत्म करने का, फिर इनको यहाँ तो खत्म कर नहीं पाए, क्योंकि पंजाब में तो इनको पंजाबियों को हाथ लगा के कोई दिखा दो तो पंजाबियों को भगा दो यहाँ से, पगड़ी पगड़ी तरवा के। अब यहाँ से जो बंदा जाएगा बाहर कनाडा जा रहा है, वो पग लेके थोड़ी जा रहा है, वो तो पग यहीं छोड़ के जा रहा है आपकी, पकड़ो अपनी पग, अपन तो वहाँ गुलाम बनने जा रहे हैं। तो गुलामी और यहाँ पे फिर जो बिहार से है ना लोग ला के उनको प्लांट कर दिया उन्होंने, DNA चेंज हो गया, DNA बदलना शुरू हो गया। अब तो बहुत सारे जो विदेश गए उनके बच्चे बिहारियों के पैदा हो रहे हैं। देखो भाई गलत बात चाहे सही को मेरे को मैं चाहे बुरा मानो बेशक मानो भाई, बीज बिहारी हो रहा है सरदारों का। और जो ये हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं IVF सेंटर शायद ना, वो भी सारा बिहार का बीज आ रहा है, क्योंकि वही बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं से स्पर्म लेना ही पड़ रहा है ना उनको, वो वहीं से आ रहा है। यहाँ वाले तो सारे वैक्सीनेटेड हैं, अनवैक्सीनेटेड वहीं पड़े हैं जंगलों में और उस इलाके में ही, तो उन्हीं का बीज आ रहा है सारा। अब आपकी मर्जी है कि आप इस बीज को कैसे कंटिन्यू करते हो, किस तरह से रखते हो। तो ये जो रुपया है, ये है 1 रुपया, देखो आप इसके ऊपर लिखा है 1 रुपी इंडिया, परली साइड लिखा होगा। और जो आपको मैंने सिक्का दिया था उस पर भी 1 रुपया लिखा है, उस पर भी 1 रुपी लिखा है। तो फिर दोनों में से असली कौन सा है? आज के हिसाब से देखो तो मेरे को ये असली लग रहा है, जो हम मानते हैं। चलो आज के हिसाब से मान लेना, आपने जो कहा मैं उसी को मान लेता हूँ। अब ये दोनों को लेके जाओ ना बैंक में, अगर ये असली लग रहा है आपको, तो फिर इसको नहीं लेगा बैंक? नहीं लेगा, लेकिन लेता है, हमने टेस्ट कर लिया। अच्छा हाँ, और इसमें 90% चांदी है, 1 तोला चांदी है इसमें। मैंने बताया पर कैमरे कोल करके दिखा देने हैं। आ देखो भाई, आ सिक्का है। हाँ। मैं ये पहली बार देखा 1 रुपए का सिक्का। थोड़े जो किसी ने देखा चांदी का कौन से सन का है? ये सन भी लिख रहा होगा 1800 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1892 1862 ਹਾਂ 1862 1862 ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਹੁਣ भी ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ बैंक जाके चलाओ। जिसके घर में रखा हो लेके जाना दोस्तों। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर सच्चाई का जो, जिस दिन आपको सच्चाई पता लगेगी उस दिन आप मेरी तरह खड़े होकर के ये कह सकते हो, एकदम जोर से हिम्मत से कह सकते हो कि बैंक फ्रॉड है, सारा लोन फ्रॉड है, जो जेब में रुपया पड़ेगा ये कागज पड़े हैं ये फ्रॉड है, ये नकली हैं, प्योर नकली है। पता होगा तो बोल सकता हूँ ना। नहीं फिर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ बैंक ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜ नहीं सकते। अरे अभी बताता हूँ, चलो लोन वाली पे भी आ जाते हैं। अभी पहले इस पे चलते हैं। ये 1862 का सिक्का है। जाओ बैंक में पता करो कि लेगा कि नहीं लेगा, बैंक वाला भाग के लेगा। लेकिन कमाल की बात यह है 1 रुपए में लेगा और इसमें 1 तोला चांदी है। 1 तोला चांदी। अब इसी वाले को लेकर के आप इसको दे दो, बैंक से वापस ले लो आप 1 घंटे बाद, बोलो मेरा वो देना 1 रुपया।
1 रुपए में जमा करा था, हाँ। बोला मेरा 1 रुपया देना, तो ये दे देगा। अच्छा, ये वाला ले लिया, ये दे दिया, यानी इस 1 रुपए में ये 1 रुपया आता है। आज के टाइम पे इन दोनों की कीमत बैंक कह रहा है बराबर है। इसी रुपए को लेके आप चले जाओ अब बाजार में, सुनार के पास चले जाओ, सुनार को बोलो ये वाला रुपया रख ले और मुझे ये वाले दे दे, तो इसके बदले लगभग 1000 मिल जाएंगे। इसका मतलब इस रुपए में और इस रुपए में 1000 गुना की ठगी हो गई। अगर बैंक इसको भी 1 रुपया मान रहा है तो इसमें और इसमें 1000 गुना की ठगी हो गई। हमें फिर डाउट हुआ, हमने सरकार से पूछ लिया, इस किताब में दिया हुआ सब कुछ। ओके, आपने सारे एक्सपेरिमेंट किए करके सब कुछ, जो वर्मा जी ने पूरे एक्सपेरिमेंट करके और सरकार से लिखवा के लिया हुआ है इस किताब में। मैं वही गल दस देना चाहना भी कई बार ऐ लगे ना भी यार ते ਉਹੀ मरी ਜਾਂਦੇ ਆ बैठे है ना, ऐसा हाँ। ਹੁੰਦਾ नहीं। ये सारा एक्सपेरिमेंट किया होया है, जो होइयां होइयां हो चुकी गल्लें हैं। अभी लोन वाले पे भी आऊंगा, मैं बताऊंगा। ये 1 रुपया, इसका मतलब इसमें 1000 की गड़बड़ हो गई। हमने पूछ लिया सरकार से कि जी ये बताओ रुपया असली कौन सा है, हाँ। ये वाला कि ये वाला? हाँ। तो सरकार कहती कि धातु चांदी हो सोना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, उस पे जो लिखा है वही रुपया है। क्योंकि वो कहते हैं कि बट्टा है 1 किलो का, अब वो सोने का हो, चांदी का हो, कागज का हो, पत्थर का हो, लोहे का हो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। क्या फर्क पड़ता है सोने का है कि चांदी का है? तो वजन मैटर करता है। इसी तरह से इसके पीछे कहां कितना सोना रखा है वो मैटर करता है। अच्छा। यानी ये चांदी वाला भी असली नहीं है, इसमें भी सोना है। कितना सोना है वो सोने की मात्रा निकल के आती है कि ये चांदी वाले 15 मिलके एक सोने का 1 तोला सोना बनता है। तो तब ये पता चलता है कि 1 रुपए की जो असली कीमत है वो है 777 मिलीग्राम सोना। इस हिसाब से सिक्का 700 कितना कहन सी, ये सिक्का 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है। 777 777 मिलीग्राम दा एक ये सिक्का है जो ਇਹਦੀ एक्चुअल कीमत असल कीमत है। कौन सी? जो बैंक ने छापा वो नहीं। ये गल सरकार मानती है, मैं बता रहा हूँ अरे कागज सरकार के ही बनाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार के, देखो सरकार तो आपको इस देश का भी नहीं मानती, पता है क्या आपको? नहीं बताना। ਉਹ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। दिखाना जरा आधार कार्ड। क्या बात करते हो यार, क्या झूठ बोलते हो यार आप, मेरे सामने बैठ के झूठ बोल रहे हो। आधार कार्ड दो भाई फटाफट, तो तुम लोगों को पता लगे सरकार की चोरी का, ठगी का। देखो कहाँ लिखा है आप भारत के नागरिक हो इसके हिसाब से। मेरा आधार मेरी पहचान, गवर्नमेंट पहचान है ये आपकी। हाँ, पहचान का मतलब फोटो लगा दिया इसका आगे, और भी लिखा है कुछ ना कुछ इस पे, नीचे कुछ और लिखा है क्या? भारतीय विलक्षण पहचान अथॉरिटी, मेरा आधार मेरी पहचान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस ये लिखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई और आधार कार्ड हो पुराना नया कुछ हो बताओ। इस पे किसी आधार कार्ड पे ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट, ये आपका नागरिकता पहचान पत्र नहीं है। हाँ ये मैं पढ़िया है ना, इससे पहले वाले पे था वो। पहचान पत्र है। हाँ, अपने देश के नागरिकता का प्रूफ नहीं है ये आपकी कि आप इस देश के नागरिक हो, ये नहीं है। सिर्फ पहचान के लिए है कि जो ये नाम राजिंदर सिंह लिखा है, ये फोटो राजिंदर सिंह का है। जिसने ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनवा लिया वो इस देश का नागरिक नहीं है। क्यों? वो इस कंपनी का मालिक, वो इस कंपनी का नौकर हो गया। इस कंपनी का, ये कंपनी उसकी मालिक हो गई, मतलब अच्छा इस कंपनी की पूंजी हो गया वो, उसने सरेंडर कर दिया। इस देश का असली मालिक वो है जिसके पास कोई कागज नहीं है। फिर निहंग सिंह पे आ जाओ। निहंग सिंह पे है कोई कागज? है निहंग सिंह पे कोई कागज? नहीं है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई वोटर कार्ड, कोई आधार कार्ड, है कोई कागज? इसीलिए उनकी औकात नहीं है पूछने, क्योंकि वो असली मालिक है इस धरती का। निहंग इस धरती का असली मालिक है, और वही आदमी इस धरती का असली मालिक हो जाएगा जो इन कागजों को छोड़ देगा। आई बात समझ में? ये नॉलेज है उनके पास, ये नॉलेज है उनके पास, इसीलिए उनको पूछने की औकात नहीं है किसी की, इसीलिए उनका एटीट्यूड भी इतना हाई होता है। हाँ, और इसीलिए बंदी सिखों वाला खेल और दूसरा खेल, अभी ये लोग, ये आंदोलन चल रहा है ना, ये जो बंदी सिखों को छुड़ाने के लिए, ये हमारे यहाँ बैठे हैं
इसका अंत बता दूं? इसका अंत ये है कि किसी दिन बहुत बड़ा कट करा जाएगा, सरकार की मदद से करा जाएगा, सरकार खुद मदद करेगी और उस कट में कोई हिंसा कराई जाएगी और पूरी दुनिया में सिखों के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, ताकि जो निहंगों का जो वो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को गिराया जाए। जो किसान आंदोलन में वहाँ मीडिया के थ्रू कराया गया था, उसका प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा, इसलिए ये धरना इतने लंबे समय से चल रहा है। जिस दिन इनको निहंगों के ऊपर अटैक करने का वैसा ही बहाना चाहिएगा जैसा इंदिरा गांधी को चाहिए था, उस दिन ये होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ ही समाधान है। जिस दिन आपको पता लग गया तेरे की वो ये यहाँ पे बंदी सिखों का धरना चला हुआ है, ये लोग गांव-गांव जा करके अपनी असलियत क्यों नहीं बताते कि तुम मालिक हो इस धरती के? और क्या वो पड़े अंदर, क्या उनको कोई तकलीफ थोड़ी ना है? निहंग को कोई तकलीफ नहीं होती भाई, नहीं। परमात्मा के बंदे को कभी कोई तकलीफ नहीं होती। हमको पता है, हमने जेल भी खाई है, हमने लठ भी खाए हैं, हमें उल्टा लटका के भी पीटा, नहीं तकलीफ होती। जब परमात्मा ध्यान में होता है कुछ नहीं पता चलता कौन मार रहा है, क्या हो रहा है। शरीर पे दर्द हो रहा होता है, उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं, मार खत्म होती है, फिर वैसे ही हो जाता है, फिर वैसी हंसी होती है, फिर वही परमात्मा होता है। नहीं होता कुछ भी फर्क पड़ता ना। उसके बदले में समाज से कुछ मांगा हमने कि तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे लिए खाए। इसलिए ये जो रुपया है, इस रुपये में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। यानी जो आप कमाते हो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने मेहनत करी, जो आपने उस अनाज की जो कीमत रखी, वो अनाज ऊर्जा स्टोर करता है और सोना भी ऊर्जा स्टोर करता है। सोने में भी ऊर्जा है और अनाज में भी ऊर्जा है। लेकिन अनाज और सोने की ऊर्जा में क्या फर्क है कि अनाज की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, यानी अनाज खराब हो जाता है, उसको ऐसा बोलेंगे। सोने की ऊर्जा क्षीण नहीं होती, उसमें ऐसे की ऐसे रहती है। इसीलिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का स्टैंडर्ड बना सके कि 1 रुपए में पहले थोड़ी 1 रुपए में इतना ही अनाज आता था। पहले तो 1 रुपए में 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी अनाज आ जाता था। तो 3-4 बोरियों में उतनी ही ऊर्जा है सूरज और प्रकृति की जितनी 1 ग्राम सोने में है, 1 रुपए के सोने में है। आई बात समझ में? तो जितना 1 तोला सोने में अनाज आता है, जितना 1 तोला सोने में तेल आता है, जितना 1 तोला सोना में बाकी चीजें आती हैं, उतनी ही ऊर्जा उस 1 तोला सोने को बनाने में और उसमें स्टोर है और उतनी ही उस चीज में स्टोर है। ये असली मापक है किसी भी ऊर्जा का। ये कागज के टुकड़े मापक नहीं है, ये नकली हैं। इसीलिए हमने बैंकों के ऊपर आवेदन लगा दिए, लगभग 2000 आवेदन। अच्छा। और उन आवेदनों में हमने पूछ लिया बैंकों से कि यार तुमने हमसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया था रुपए का कि तुम हमें रुपया दोगे। तो लोन मांगा हमने 6 लाख रुपए का, उस पर तो लिखा हुआ 6 लाख रुपए। तुमने दिए हमको बैंक वाले नोट, ये तो रुपए नहीं है, रुपया तो गोल्ड होता है। तो तुमने हमको दिया 6 लाख रुपए के नोट। इस नोट में और रुपए में बहुत अंतर है। जितना मेरा 100 रुपए में सोना आता है उतना तुम्हारे 6 लाख रुपए के नोट में आता है। तो जितना सामान तुम्हारा 6 लाख में आता है उतना मेरा 100 रुपए में आ रहा है। इसका मतलब बल्कि 6.5-7 लाख के करीब हो गया अब तो, जो सोने का रेट बढ़ा ना, अब लगभग 7 लाख हो गया है। तो आज का जो 7 लाख रुपए के बैंक नोट और भारत के 100 रुपए बराबर है। हमने बैंकों को चिट्ठी लिख दिया कि मैं जो कमाता हूं ना वो भारतीय रुपया कमाता हूं। सही बात है। तुमने हमको अंग्रेजों वाले नोट दिए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। पहले तो ये बता दो कि तुमने हमें रुपए कब दिए। अगर तुमने रुपए नहीं दिए तो जो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वही वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पे वही गलत हो गया कि जिस चीज का प्रॉमिस था तुमने हमको वो नहीं दिया। तुमने डिजिट ट्रांसफर किए, उसमें सामान लेके आया, मैं गाड़ी लेके आया, मैं घर लेके आया, सरिया लाया, सामान लाया, कुछ लाया, लेकिन वो मैं उतने रुपए का नहीं लाया भाई। जितना तुम्हारे 7 लाख में सामान आता है उतना मेरे 100 रुपए के सोने में आता है। तो अब मैं तुम्हें असली रुपए में भुगतान करना चाहता हूं, तो 7 लाख रुपए का भुगतान 100 रुपए के चेक से होता है कि हमारे खाते से असली 100 रुपया निकाल लेना, क्योंकि मैंने जो जमा किया हुआ है वो रुपया जमा कराया है, मैंने अपनी ऊर्जा लगा के जमा कराई है, भले ही तुम नोट में जमा कर रहे हो। बैंक बोलते ही नहीं कुछ भी,
बोलते तुम चुप रहो। अभी हमारे पास अभी आरबीआई से और पीएमओ से हमारे पास चिट्ठी आई हुई है, हमें 5000 आदमियों के पते दे दो, नाम पता, आप अपना नंबर दे दो, जितना पंजाब में किसान कर्जदार है, किसी का मकान कुड़की होने वाला है, किसी की जमीन जाने वाली है, किसी बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है ना, किसी ने मदद नहीं करी ना, कोर्ट नहीं आया, डीआरटी नहीं आया, तहसीलदार नहीं आया, वो नहीं आया, कोई नहीं आगे आया ना, अब तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे होना। अब आप अपना नंबर दे देना, अब वो आपसे संपर्क कर लें, जितने लोग संपर्क करें आप उनकी लिस्ट हमको दे देना 25 तारीख से पहले पहले, इस 25 अप्रैल से पहले पहले जो आप दे दोगे, उन सबका अगर मकान नीलाम हो जाए तो मुझे कह देना, एक भी आदमी का। एक गल ध्यान च रखियो, जे थोड़ा मतलब कोई गलत काम नहीं करना, कोई सुसाइड कुछ नहीं करने की जरूरत किसी को भी। मतलब सिरे ते लगे होया काम है, थोड़ा कुरकी होने वाली है, जमीन प्लाजो हो गई है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9211420001, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ लिस्ट देनी है, आपने नाम देना है, आपका फोन नंबर देना है, आप कहाँ से हो वो देना है, और जो आपके पास चिट्ठी आई हुई है नीलामी की कि घर नीलाम हो जाएगा इस तारीख में, वो चिट्ठी की कॉपी देनी है। आप वो प्रिंट निकाल के मुझे दे दो। उस जो लिस्ट आप मुझे दोगे, 31 मार्च को हम 31 अप्रैल को हम लोग जाएंगे, वित्त मंत्रालय का आएगा, किसी भी व्यक्ति का घर नीलाम नहीं होगा। अच्छा, एक भी आदमी का नहीं होगा। देख लो बड़ी कागज, देखो देखो गुंडागर्दी की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी समाज को, कागज की लड़ाई हम लड़ेंगे, कागज की लड़ाई अपने पास है, और जो बिल लिखने को देंगे, करने को देंगे, कहीं बुलाएंगे आप आ जाना, और वहीं से मिलके फिर आगाज कर देंगे लड़ाई का। एक आदमी का भी, मैं ये कह रहा हूँ, देखो बहुत से लोगों ने इसका बहुत गलत फायदा उठाया, बहुत से लोगों ने धंधा करना चालू कर दिया, लोन के आवेदन हमने जो बना के दिए वही सेम कॉपी पेस्ट करके लोगों से 20-20 हज़ार 50, कहीं कहीं लोगों ने तो एक आदमी से तो 2-2.5 करोड़ का लोन था, 10 लाख रुपया ले लिया मेरे नाम पे। अच्छा। हमारे नाम पे ऐसे लोगों ने दुकानें खोल ली खूब सारी, हम बदनाम हम हो रहे हैं कि ये तो पैसा धंधा बना रखा है। हम क्या कह रहे हैं कि यार जो आदमी का जमीन जाने वाली है, जिसका मकान कुड़क होने वाला, उससे पैसा कैसे मांग सकते हैं यार, वो तो पहले ही दुखी है, पहले ही वो तो जब उसका मकान बच जाएगा, सहयोग रूप में हमारे संगठन को चलाने के लिए जो सहयोग करना चाहे वो कर दे। हम और नहीं कहते, कम से कम नॉलेज के लिए हमसे ये किताब ही खरीद लो भाई, हमको सहयोग हो जाएगा और आपको नॉलेज हो जाएगा, इसको पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा कहानी की कैसे खिलाफ किस तरह से बर्बाद हुआ देश। तो वो इस तरीके से हम लोग चलाते हैं कि भाई आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम सुसाइड तो नहीं करना। मतलब किसी भाई का अगर सुसाइड करने का मन हो तो भाई नंबर दे रखा है भाई का, मैसेज कर देना, इनके पास पहुंच जाना, इनका जहां भी हो ये पहुंच जाओ, मरने से पहले आप इनकी गर्दन पकड़ लो भाई, पहले बचा, कैसे बचें, तो फिर मतलब आ जाओ, फिर अपन बचाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। हाँ, मतलब मरना नहीं है, कहने का मतलब ये है, सुसाइड नहीं करना बस। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। किसान संगठन है, आप किसान संगठनों से बात कर लो, जितने किसान कर्जदार हैं आप लिस्ट दे दो हमको, 5000 आदमियों की लिस्ट तो हमसे मांगी, खुद आरबीआई ने मांगी हुई है, वित्त मंत्रालय ने मांगी, 5000 आदमियों की लिस्ट दे दो, उनका ऐसे कांटा मार देंगे लोन के ऊपर 1 सेकंड से। आप हमको दे दो 5000 आदमियों की लिस्ट, जिनके पास एक ही मकान है, उसकी कुड़की होने वाली है और वो पे नहीं कर पा रहा, फिट्टे मुंह अगर एक आदमी का भी मकान चला जाए, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ आया होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली अब जब वो तो स्वाद ले रहा है कोई, ऐसे थोड़ी ना कि भाई हम अगर ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ भी नहीं ਹੁਣ हम किसी को इस चीज के लिए प्रमोट नहीं कर रहे कि आप ना दो। हाँ, लड़ने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कर लो, उसके लिए अपन तैयार है भाई। लड़ने के लिए आपने 10-20 करोड़ का लोन था और आपको लड़ना है, आपको सच्चाई पता चल गई, सच देखो, जब मैं नहीं देता, मेरी नीचे गाड़ी खड़ी है 50 लाख रुपए की है, एक इंस्टॉलमेंट नहीं गई आज तक, 15 महीने हो गए हैं। हाँ, मैं नहीं देता, कोई रोक के दिखाए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, अपन भी निहंग सिख है भाई, ऐसे थोड़ी पगड़ी नहीं पहननी और नीला बाड़ा नहीं धारण किया, लेकिन सच्चाई का पता है ना हमको कि तू कौन भाई पूछने वाला। पहले सही है, नहीं पूछ सकता कोई हमसे। हमारे पास ऐसी अपने संगठन में ऐसी करीब 200 गाड़ियां हैं। अच्छा, हाँ, और कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ,
मैंने कहा जिसको लड़ाई समझ में आ जाए, आपको पता चल गया कि आपके साथ ठगी हो रही है, आप ठगी को जारी रखो। बिल्कुल भी नहीं। फिर नहीं मतलब ओना वालों का अपोज किया जा रहा होना ना इस चीज। ये तो भगत सिंह को भी किया भाई, उन्होंने आतंकवादी बोल दिया उनको, हमको भी लुटेरे बोल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो जो मर्जी बोलना है। निहंगों को नहीं बदनाम किया जाता कि इन्होंने हाथ काट दिया था उस इंस्पेक्टर का, गलती तो उसकी थी ना पुलिस वाले की, वो कैसे अड़ गया, उस बाणा देख के नहीं उसको पता लगना चाहिए साइड में हो जा भाई, मालक आ रहा है। मालक क्या आगे नौकर की औकात क्या भाई बोलने की, वो कैसे अड़ जाएगा आगे, उसको पता होना चाहिए था भाई तू नौकर है, ये मालक है, धरती का मालक आ रहा है, उसके आगे अड़ने की हिम्मत कौन सी कैसे होगी उसकी? वो गलत था वो स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही। सही बात है। वैसे थोड़ी वो गोलियां चलाते हुए घूमते हैं निहंग सिंह है, वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन बात सारी नॉलेज की है। मैं कह रहा हूँ लड़ाई लड़ने के लिए आप 100 बार करो, मजे लेने के लिए नहीं, बैंक को लूटने के लिए नहीं, ये सब करने के लिए नहीं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके साथ ठगी हो रही है तो अपनी ठगी का हिसाब तो बनता है भाई। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। हम बैंक से ये पूछते ਜਿਹੜਾ हैं, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 777 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ 1 रुपया है ना, हम लगभग 2000 एप्लीकेशन तो हम थाने में दे चुके हैं बैंकों के खिलाफ FIR करने की, और बैंक इंस्पेक्टर हमने पुलिस वालों को पैसे तक ऑफर किए हैं बैंक के खिलाफ FIR। कहता है हमको सिखाई ही नहीं भाई किसी ने ये, बैंक के खिलाफ मैं कह रहा हूँ IPC में लिखा हुआ है, तुम्हारे BNS में लिखा हुआ है, इसमें ये देखिए धारा है, धारा 178 का ये सेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, रुपए के कूटकरण में अगर आप छेड़खानी करते हो तो BNS के अंदर मेंशन दिया हुआ है, BNS की 2023 की मतलब अध्याय 10 धारा 178 से 188, सिक्के, करेंसी, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कूटकरण अपराध संबंधित धाराएं हैं, जिसमें पहले IPC का अध्याय 18 धारा 489 ABCDE करेंसी नोट और बैंक नोट के कूटकरण से संबंधित आपराधिक धाराएं, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो प्रमाणिक दस्तावेज है। हमने कहा बैंक ने ये फ्रॉड किया हुआ है, हमको FIR करनी है, करता ही नहीं। अच्छा, फिर इतने फंस जाते हैं आके, फंस जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੋਨ माफ, बैंक वाले ये कहते हैं तुम हमको लिस्ट दो, उनको उनकी गारंटी हमारी, आप लिस्ट दे दो, आप दे दो। मैं भाई देखो, आज कंगन को RC क्या, आपके चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे लिस्ट दो ऐसे व्यक्तियों की, एक का भी मकान नीलाम हो गया, इसी चैनल पे वीडियो बनाना कि यार वो आदमी था, वो फ्रॉड था, तू झूठ बोल रहा था, हमको बका दिया उसने और पब्लिक में हमारी बदनामी कर दी। और जो एक भी आदमी का बच जाए तो फिर पूरे पंजाब को बचा लेंगे, फिर क्या दिक्कत है? फिर किसी किसान की जमीन थोड़ी नीलाम होने देंगे। और फिर लड़ना, देखो अगर एक की भी बच जाए तो यार सबको खड़ा होना चाहिए, फिर तो फिर खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा सारा। हाँ, नाले ये फिर सच है, ये किहड़ा कोई किसी ਵੱਲੋਂ बनाई गई ਗੱਲ है कुछ है? किताब लिख दी, आप साबित करो इसमें लिखी कौन सी लाइन गलत है। 325 पन्ने लिखे हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है यार। खत्म कर दो, खत्म कर दी, होगी खत्म, मेमोरी खत्म होगी, बैटरी खत्म होगी, चलो करो फिर। चलिए लास्ट ना। सो ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ RBI ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ। और सुनो, नोटिस नहीं जी, कुर्की का ऑर्डर हुआ, E-ऑक्शन करके मकान बेच दिया, मकान का अगले बंदे ने कब्जा ले लिया, वो भी वापस दिलाया। अच्छा, ऐसे भी 4-5 केस हैं, ऐसे भी 4-5 केस हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕੁਰਕ हो गया, आपके पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक ही मकान होना चाहिए, आपके पास एक ही मकान था और वो भी बैंक ने ऐसे फ्रॉड करके लूट लिया। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ वो कंडीशन इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज फिर वहीं आके आता है कि भाई हर आदमी का जीने का अधिकार है वो, और आपने अपने फ्रॉड के चक्कर में इसका ये जीने का अधिकार छीन लिया। आपके पास 2-3 मकान है, इसका मतलब आपने किसी के हिस्से का लूटा हुआ है।
क्योंकि प्रकृति आपकी जरूरत के मुताबिक तो जरूर देती है, लेकिन आपकी लालच का भरपाई नहीं करती है। तो अगर आपके पास 2-3 मकान और उसमें से एक चला गया, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास एक ही मकान था और वो बैंक अगर लूट रहा है, फिर आ जाओ, फिर लड़ते हैं, फिर उसकी क्या औकात है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। हाँ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ। तो वही तो कहना, धरती का मालिक है भाई। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल भाई।